स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DK स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए एक फिर से नई वीडियो लेकर के आ गए हैं, जिससे कि हमने आपसे वादा किया था कि ज्योग्राफी की हम सीरीज पूरी चलाएंगे। इसका जो है चैप्टर 2 का अब ये सेकंड पार्ट आ गया है आपके सामने। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि जो है एंड में मैं आपको बताऊँगा कि हमें आगे की प्रिपरेशन और किस तरीके से करनी, क्योंकि 12th क्लास एक ऐसी क्लास होती है, मानते हैं आप CUET आ गया, पर एक बेस बनाना ज़रूरी होता है हर चीज़ का, और वो बेस बनाने का काम जो है अब हम आपके साथ करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देखना है कि जो वीडियोस में पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक बार ध्यान से सुनिए, और उसके बाद अपनी एक बार NCERT को रीड कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप 90+ आराम से स्कोर कर देंगे अगर आप अपनी बुक को ध्यान से पढ़ लेते हैं और एक बार वीडियोस को ज़रूर देख लेते हैं, क्योंकि मेरे खुद 97 मार्क्स हैं। अगर आप कहोगे तो आप इस वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप कहते हो कमेंट में तो मैं अपने मार्कशीट को उसमें रिवील करके दिखा सकता हूँ, ठीक है सर। और चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह है चैप्टर 2, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। ये पार्ट 2 है वीडियो का, जहाँ कि इसमें हमने भौगोलिक कारक को प्रभावित करने वाले कारक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये जितने भी कारण थे वो सारे हमने समझा दिए थे, डिस्कस कर दिए। तो आज हमें जनसंख्या वृद्धि से शुरू करने जा रहे हैं, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही है कि टॉपिक का नाम है जनसंख्या वृद्धि। अभी ये है कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। जनसंख्या वृद्धि हमें क्या करना है, शुरुआत से NCERT को हमेशा फोकस करके चलना पड़ेगा। देखो, आप अभी तक नहीं पढ़ चुके हो, आपने गाइड से करा या कैसे करा है मैं नहीं जानता, पर एक तो आपकी बुक है ना, ये समझ लो एक तरीके से फुली नोट्स की तरह बेस्ड है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रखा। ये NCERT की बुक्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़नी ज़रूरी होती हैं। इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मस्ट है। बाकी मैं आपको नोट्स की वीडियोस भी लेकर के आऊँगा आपके साथ में। नोट्स की वीडियोस जो है आपके रिवीजन सेशन के अंदर मैं सारी लेकर के आऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें बताते हैं कि जनसंख्या जो है वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का मतलब जो है किसी क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या के अंदर परिवर्तन। यानी इसमें जाहिर सी बात क्या है, किस पर फोकस कर रहा है, जनसंख्या के अंदर। जनसंख्या के अंदर जो लोग हैं, संख्या, उनकी लोगों की संख्या के अंदर परिवर्तन किसी अवधि के दौरान या समय बिंदु के अंतराल के अंदर, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाकी इससे रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स दे रखे, जैसे जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की क्या दिखाता है। जो जनसंख्या परिवर्तन होता है वो क्या है, एक तरीके से वहाँ की जो है आर्थिक प्रगति को दिखाता है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर आर्थिक मतलब उस जगह वृद्धि अधिक होगी जहाँ पर लोगों को संसाधन वगैरह मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। इन सब चीज़ों में अगर ये अच्छा होगा तो लोग बाग यहाँ पर ज़्यादा आएंगे, यहाँ जनसंख्या वृद्धि होगी, और ह्रास भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये तो एक वेव के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ संसाधन अधिक हैं और कहाँ कम है। उस पर डिपेंड करता है। तो अब जैसे है जनसंख्या भूगोल की कुछ अवधारणाएं, आधारभूत संकल्पनाएं दे रखी हैं, जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बाकी जो है ये जनसंख्या वृद्धि के बारे में कहता है, एक उदाहरण देकर के ये समझाते हैं। ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि यानी समय के दो अंतरालों के बीच, यानी समय का एक अंतराल ये हो गया, एक समय का ये अंतराल हो गया, इन दोनों के बीच में होने वाली जनसंख्या के अंदर परिवर्तन, जो भी इसके अंदर जो है चेंजेस आएंगे इन दो पॉइंटों के बीच में, ये दो समय बिंदुओं के अंतराल मान लिए जाए, और इसको जो है परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी कि अगर इसे मान लिया जाए 2000 मान लिया जाए और इसको 2001 मान लिया जाए, तो इस एक साल के बीच में, या फिर इसे 2010 मान लिया जाए, तो इन 10 सालों के बीच में क्या परिवर्तन आ रहा है जनसंख्या के अंदर, उसको देखा जाता है। तो उसे ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब इसके अंदर उदाहरण लेकर के समझा रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि जनसंख्या, उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या 2001 के हिसाब से 102 करोड़ 70 लाख दिखा रखी है, और 2011 के अंदर 121 करोड़ दिखा रखी है। और अगर हम 2001 की 11 की जनसंख्या को 2001 से हम अगर घटा देते हैं, तो कितनी जो बढ़ी हुई जनसंख्या वो आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये वास्तविक संख्या का इससे पता चल जाएगा और वास्तविक संख्या का पता चल जाएगा। तो ये जितनी संख्या 18.15 करोड़ आई, 18 करोड़ 15 लाख जो आपकी जनसंख्या बढ़ी है, ये हमने क्या पता चला लिया कि ये जनसंख्या इतनी वृद्धि हुई है। वृद्धि मतलब बढ़ना, तो जाहिर सी बात है। अब अगला टॉपिक इसके अंदर बता रहे हैं पॉइंट कि जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं।
अब जाहिर सी बात है आप समझ सके होंगे कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या में वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या के अंदर परिवर्तन किसी समय के अंदर, जो समय अंतरालों के बीच में। हाँ, और उसी को अगर हम परसेंटेज के अंदर लिख देते हैं तो वो जनसंख्या वृद्धि दर हो जाती है। और जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर दो समय बिंदुओं के अंतराल, यानी दो समय के अंतराल, जन्म और मृत्यु के अंतर को बढ़ाने वाली संख्या को क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जैसे प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, जन्म और मृत्यु, ठीक है। इसमें क्या होगा, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो मतलब दो टाइम पीरियड अगर ले लिए जाएं, उसके बीच में जो जन्म हुए हैं और जो मृत्यु हुए हैं उनके बीच में क्या अंतर है, उन अंतरों से बढ़ने वाली जनसंख्या, अगर किसी इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उनसे जो भी जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो वो जनसंख्या की क्या, वो कौन सी है, प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। यानी अगर हम उदाहरण लें कि अगर ये दो समय बिंदु के अंतराल में अगर 100 बच्चे जन्मे हैं और 50 बच्चे अगर मरे हैं तो क्या हुआ, ये जनसंख्या में वृद्धि कहलाएगी, क्योंकि 50 बच्चे फिर भी जीवित हैं, ठीक है। 50 इंसान पॉपुलेशन जो है अभी भी जिंदा है, तो ये जो है एक वृद्धि कहलाएगी। इसी तरीके से जनसंख्या की जो है एक होती है वास्तविक वृद्धि। तो वास्तविक वृद्धि के अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि, यानी अभी थोड़ी देर पहले जो वृद्धि आई थी जिसमें जन्म और मृत्यु की बात करी गई थी कि वो वास्तविक वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि होती है। इसी तरीके से जो है ये वास्तविक वृद्धि कौन सी होती है, वो तो प्राकृतिक की बात कर ली हमने, अभी वास्तविक। इसके अंदर जन्म, मृत्यु प्लस उत्प्रवास और आप्रवास ये सब शामिल होते हैं। यानी कि जन्म कितने लोगों ने लिया, उसमें से कितने मर गए और कितने बंदे आए हैं, यानी कि प्रवास करने का मतलब आ गए हैं, उत्प्रवास मतलब यहाँ से कितने लोग जा निकल चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है, तो फिर इनका जो कैलकुलेशन होगा वो बताएगा कि जो वास्तविक, यानी कि किसी क्षेत्र में वास्तविक वृद्धि कितनी है। क्योंकि वृद्धि जनसंख्या तो किसी भी तरीके से ही बढ़ सकती है, प्रवास से ही बढ़ सकती है, आप्रवास से ही बढ़ सकती है, जन्म से, मृत्यु से, इन सब चीज़ों से बन सकती है। तो इसके अंदर देखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अब एक समय बिंदु देखा जाए कि अगर 2010 से लेकर 2020 के हिसाब से हमें देखना है, तो 2010 से 20 के बीच में जो है जन्मे बच्चों की संख्या 100 है और उसमें से मरे हुए बच्चों की संख्या जो है या लोगों की संख्या जो है 50 है, तो 50 बची, ठीक है। और आप्रवास मतलब आकर के बसे लोग जो हैं 50 हैं और यहाँ से चले गए 25, तो कितने बचे, इसमें बचे 50 में से 25 गए, 25 बचे, 25 और कितने बच्चे मरे मृत्यु होने के बाद बचे, तो 50, तो टोटल क्या हो गया 75। तो ये क्या है, जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो यही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है वास्तविक, क्योंकि वास्तविक के अंदर सब चीज़ें आती है। किसी क्षेत्र में कोई लोग आकर के बस भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर मैटर करती हैं। तो अब जो मैंने बताया था कि जनसंख्या है वो दो टाइप्स की हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव की अगर बात करी जाए कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ये तब होती है जब दो समय बिंदुओं के बीच में जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक होती है, या तो जब होती है जब अन्य देशों के लोग जो हैं स्थायी रूप से उस देश के अंदर बस जाएं। तो दो फैक्टर इसके अंदर आ गए, एक क्या है, अगर जन्म दर जो है अधिक होती है मृत्यु दर से, यानी मृत्यु दर, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर से अधिक, यानी जन्म दर जो है ये अधिक होनी चाहिए, मृत्यु दर कम होनी चाहिए, तब क्या है पॉजिटिव वृद्धि मानी जाएगी, एक पॉजिटिव साइन कि हाँ लोग बाग जो हैं जन्म ज़्यादा कर रहे हैं परंतु जो है मृत्यु कम कर रहे हैं। क्योंकि जो मृत्यु है वो एक किसको दर्शाता है, ये सीधा जो है आपके स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाता है। तो ये पॉजिटिव विकास क्या हो रहा है, इसके अंदर वृद्धि क्या है, पॉजिटिवली क्या है, तो पॉजिटिव तो यही है ना कि जो है जनसंख्या में जो जन्मे बच्चे हैं वो अधिक हैं पर किसके मुकाबले, मृत्यु दर के मुकाबले। तो ये है। एक होती है ऋणात्मक जो नेगेटिव होती है, उसमें क्या होता है कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, ये दो समय बिंदुओं के अंतराल के बीच में जनसंख्या कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहा जाता है। जैसे कि दो समय बिंदु 1990 के से और 1990 से 2000 के बीच में जो जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो वृद्धि दर होगी, नहीं तो अगर उसके पहले के मुकाबले अगर घट जाती है तो ये क्या है, नेगेटिव वृद्धि मानी जाएगी। इसमें क्या होता है, ये तब होती है जब जन्म दर जो है मृत्यु दर से कम हो जाती है। जन्म क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है और लोग जो है अन्य देशों में प्रवास कर जाते हैं। लोग वहाँ या तो अपना देश छोड़ करके चले जाएं या फिर जो है जन्म दर जो है क्या हो, जन्म दर जो है मृत्यु दर से कम हो जाती है, यानी बच्चे जो है कम पैदा हो रहे हैं और मर ज़्यादा रहे हैं। लोग अगर सपोज करो अगर 100 बच्चे पैदा हुए
और 110 लोग मर गए देश के अंदर, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चीज़ को साइन कर रहा है ना। और यहीं पे ही अगर हम 100 लोग जो अगर पैदा हो रहे हैं उसमें से 50 मर रहे हैं, तो इसमें भी 50 की वृद्धि तो दिखाई दे रही है ना। तो सिर्फ यही चीज़ है इसका नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो आप आई होप आप समझ ही गए होंगे। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक, कि जो जनसंख्या में अगर जो परिवर्तन होता है वो कौन कौन से फैक्टर है जिस वजह से जो है ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो उसकी बात कर लेते हैं। जो है 3 फैक्टर मेनली माने जाते हैं इसमें, जन्म, मृत्यु और प्रवास। आप समझ सकते हैं कि जन्म क्या होती है, जन्म होते हैं वो आप समझ सकते हैं, मृत्यु को भी आप जानते ही हैं अच्छे से। प्रवास जो है उसके बारे में हम भी आपको बताते हैं। प्रवास वैसे के लिए होता है कि एक स्थान से जाकर के दूसरे स्थान पर बस जाना, या उसकी अवधि 1 साल या उससे अधिक हो, सीधी सी बात है। बाकी अभी हम बात करते हैं इसके घटकों के बारे में, जिसके अंदर जो मेन है एक आशुधित जन्म दर का नाम आता है। तो आशुधित जन्म दर क्या होती है? आशुधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो 1000 स्त्रियां होती हैं, प्रति 1000 स्त्रियां जो हैं वो जो जन्म दे रही हैं बच्चे, जीवित बच्चे, उसको जो है आशुधित जन्म दर कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा इसका जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो समझा रखा है आशुधित जन्म दर को, कैसे कि आशुधित जन्म दर क्या है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, किसी वर्ष विशेष में जीवित बच्चों की संख्या, जन्म दिए गए जीवित बच्चे जो हैं उनकी संख्या, और उसके अपॉन में रखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में के मध्य जनसंख्या उस समय कितनी थी, और उसको जो है इनटू में 1000 कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो है एक आशुधित जन्म दर आ जाएगी, एवरेज। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें ये बता रखा है कि अशोधित मृत्यु दर क्या होती है। उसमें जो है स्त्रियों के कितने स्त्रियों ने कितने बच्चों को जन्म दिया प्रति 1000 स्त्रियों ने, उसके ऊपर व्यक्त करते हैं कि जीवित बच्चे कितने हैं। और इसके अंदर जो है किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 संख्या में, यानी प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त। अब जाहिर सी बात है कि व्यक्ति देखा तो जनसंख्या को ही जा रहा है, क्योंकि अगर जीवित बच्चा पैदा हो रहा तो वो जनसंख्या के अंदर इंक्लूड होगा, और इंक्लूड होगा तो वो 1000 स्त्रियों ने कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया, क्योंकि वो उसके अंदर जनसंख्या में कैलकुलेट होंगे। और क्या होगा इसके अंदर आशुधित मृत्यु दर के अंदर क्या है, इसके अंदर प्रति 1000 जनसंख्या के ऊपर क्या है, कितने लोग वहाँ मर रहे हैं। सपोज कीजिए अगर 1000 जनसंख्या है, उसमें अगर 50 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो 150 हो जाएगी जनसंख्या। और इसमें क्या है, अगर 1000 जनसंख्या है और उसमें क्या बोलते हैं 100 लोग अगर प्रति 1000 उसमें मर जाते हैं तो जनसंख्या कितनी है, 900 रह जाएगी। तो उस चीज़ को, तो कि अशोधित मृत्यु दर को निकालने के लिए क्या करते हैं, जनसंख्या में मृतकों की संख्या को देखा जाता है, जो कि उनकी जनसंख्या जो है प्रति 1000 उसमें होती है, और एक समय पीरियड के बीच में। और अशोधित मृत्यु दर क्या होती है, जो भी बताया मैंने आपको, उसका जो है फॉर्मूला देख लीजिए आप एक बार। अशोधित मृत्यु दर के अंदर क्या होता है, किसी वर्ष विशेष के अंदर मृतकों की संख्या को देखा जाता है, एक टाइम पीरियड के अंदर जितने लोग मरते हैं उसे देखा जाता है, और उस वर्ष में मध्य जो है अनुमानित जनसंख्या कितनी थी उस चीज़ को देखा जाता है, और इंटू में 100 1000 से इसे इंटू कर दिया जाता है, तो इसकी जो है एक डिटेल निकल जाती है। इसका जो तीसरा घटक है वो प्रवास है। अब वो प्रवास के बारे में देखते हैं कि प्रवास होता क्या है। पहली बात तो जब लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वो प्रवास कहलाता है। बेसिकली डेफिनेशन यही है, परंतु इसके अंदर एक चीज़ आप ज़रूर ऐड कीजिएगा कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बच जाते हैं जिसकी अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक हो, तब उसे प्रवास कहेंगे। अगर अभी क्या बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चले जाएंगे तो क्या होगा, वो 2-4 दिन के लिए चले जाएं, महीने के लिए चले जाएं, तो वो प्रवास नहीं कहलाएगा। तो उसकी कम से कम 1 साल या उससे अधिक अवधि होनी चाहिए, तब वह प्रवास कहलाता है। दूसरा जो है एक आता है इसके अंदर जो है उद्गम स्थान और एक गंतव्य स्थान। अब उद्गम स्थान क्या चीज़ है और गंतव्य स्थान क्या है, तो इसमें यही बताएंगे जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तथा वह स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं, जहाँ से लोग क्या करते हैं, गमन करते हैं, जिस गमन करने का मतलब है जिस स्थान को वो छोड़कर चले जाते हैं, तो वो उद्गम स्थान कहलाता है। उद्गम मतलब उठकर चले जाना, तो समझ रहे हो ना कि उद्गम होना मतलब निकलना वहाँ से और चले जाना, उस स्थान को छोड़ देना, तो है उद्गम स्थान कहलाता है। और जिस स्थान पर लोग बार आकर के बस जाते हैं या आगमन करते हैं, आते हैं किसी कारणवश, तो वह गंतव्य कहलाता है, गंतव्य स्थान कहलाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक, इनके पॉइंट्स को क्लियर हुआ होगा। साथ में मैं आपको बताता हूँ जो प्रवास है वो स्थायी और अस्थायी, ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि प्रवास के जो है प्रकार बताओ, तो आप जाहिर से लिख सकते हैं इसके अंदर। मैं इसीलिए ही कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा मस्ट है, अब ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अब मैं बताता हूँ कि जो प्रवास है वो स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है,
अथवा मौसमी भी हो सकता है। मौसम के हिसाब से मतलब आप प्रवास कर सकते हैं। आज गर्मी है तो आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर इस तरीके से, तो आप दूसरी ठंडी जगह जा कर के रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, प्रवास जो है स्थायी भी है, परमानेंट भी जाके आप कहीं सेटल हो सकते हैं, और अस्थायी भी है, आज तुम गए हो किस टाइम बाद वापसी आ जाओगे, तो जाहिर सी बात है ये सब मैटर करता है उस। और जो प्रवास है वो कैसे होता है, गाँव से गाँव के बीच में भी हो जाता है। एक इंसान है, उसको बहुत परेशानी हो रही है इस गांव में रहने, तो वो प्रवास करके दूसरे गांव में चला जाएगा, जाहिर सी बात है। इसी तरीके से गांव से नगर की तरफ भी आ सकता है प्रवास करके, नगर से नगर में भी जा सकता है, और नगर से गांव में भी जा सकता है। ये जो है एक तरीके के प्रवास के जो है प्रकार दे रखे हैं इसके अंदर। इसी के अंदर जो है आता है कि प्रवास जो है वो मेनली जो है उत्प्रवास और आप्रवास में क्या अंतर होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप्रवास जो है, प्रवासी यानी एक जगह से गया हुआ इंसान जो है वो प्रवासी जब भी कहलाएगा जो वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं तो आप्रवासी कहलाते हैं। वो क्या हुआ, प्रवास तो पहले ही कर रखा उसने, वह क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, मतलब आ रहा है दूसरे स्थान पर, तो वो क्या होगा, आप्रवासी। और उत्प्रवास क्या होगा, जब प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं तो उत्प्रवासी कहलाते हैं। उस स्थान से छोड़कर जो है दूसरे बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे आई होप। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो आप देख सकते हैं कि अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक क्या है, सो पुश एंड पुल फैक्टर जो है इसके बारे में। सो मैं हिंदी में आपको ही बताया कि सारी चीज़ें मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, और ये मेरा चैनल है वो हिंदी मीडियम के लिए ही बेस्ड है। तो आप जो है हमारी और वीडियोज़ को भी जाकर के हमारे चैनल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी इसके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है आपको, उसमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं, बाकी दोबारा से टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसमें बता रखे हैं कि लोग जो है बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए, यानी कि जो उनका आर्थिक से मतलब पैसे धेले से रिलेटेड वो बेहतर हो, सामाजिक मतलब समाज में उनकी स्थिति जो है वो जीवन जो है अनुकूल रहे और अच्छा रहे, तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, जो कि एक होता है प्रतिकर्ष कारक और एक होता है अपकर्ष कारक। तो देखिए अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष मतलब ये प्रतिकूल होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो है बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे कारणों की वजह से लगभग क्या करते हैं, उद्गम स्थान को छोड़ को कम आकर्षित बनाते हैं। अब क्या होते हैं ये प्रतिकर्ष से, आप समझिए प्रति मतलब प्रतिकूल, अनुकूल नहीं है ये, प्रतिकूल मतलब मजबूर होते हैं लोग वाग यहाँ से जाने के लिए। तो कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि बेरोजगारी हो गई, रहन सहन की निम्न दशाएं हो गई, राजनीतिक उपद्रव हो गए, प्रतिकूल जलवायु हो गई, प्राकृतिक विपदाएं हो गई, महामारियां जो हैं, ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा उसको परेशान करते थे, जिस वजह से उसे अपने यहाँ उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना होता है। तो वह प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर कहलाते हैं। पुल फैक्टर होते हैं यानी कि अपकर्ष कारक, उसके बारे में देख लेते हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है ये उसका उल्टा होगा, अपकर्ष मतलब अनुकूल, यानी उसे वापसी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक जो है आकर्षित करते हैं, जिससे क्या होता है वह उस लोगों को अब बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, जैसे बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, रहन सहन का अच्छी दशाएं मिलती हैं उन्हें, और शांति व स्थायित्व मिलता है, जीवन जो है अच्छा हो जाता है, संपत्ति सुरक्षा, अनुकूल जलवायु हो जाती है उनकी। ये सारे जो हैं बहुत सारी चीज़ें इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी आकर्षित करने वाले। तो उन्हें क्या करता है तब गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षण मिल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से लोग वहाँ क्या करते हैं, वहाँ आकर के बसने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगला जो इनका फैक्टर है, क्वेश्चन टॉपिक है कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ क्या है। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर जो है सीधी बात यह बताई जा रही है कि जो जनसंख्या हमारी किस प्रकार से दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। अब देखा जाए पहले के मुकाबले की जनसंख्या में कितनी ज़्यादा वृद्धि आई है, तो उसी के बारे में हम अभी इसमें चर्चा करते हैं। उससे पहले जो एक ये मेन टॉपिक है, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है, यानी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और साइंस है, उसने टेक एंड साइंस जो है वो जनसंख्या वृद्धि में किस तरीके से सहायता करता है, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि मानवीय और प्राणीय ऊर्जा, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह, या फिर कोई इंसान अगर धक्का मारता है किसी गाड़ी में, या पहले ज़माने में जो है ठेलियों पे या फिर
जानवरों का इस्तेमाल करके इस्तेमाल होता था। और अब भाप का इंजन आ गया तो आप जाहिर सी बात समझ सकते हैं कि काम भी ज़्यादा होगा, और काम ज़्यादा होगा तो संसाधन प्रोवाइड होंगे, पैसा आएगा, आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या भी बढ़ेगी। तो इसीलिए हम समझते हैं कि मानवीय और प्राणीय ऊर्जा के स्थान पर भाप के इंजनों को प्रस्थापित कर दिया गया, जिसमें जो है पवन और जल के लिए जो है यांत्रिक ऊर्जाएं उपलब्ध कराई गई। इससे क्या हुआ, कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी हो गई। ठीक है। और इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है इसका, इसमें जो है महामारी व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध जो है टीकाकरण चला, चिकित्सक सुविधाएं प्रोवाइड हुई, इनमें सुधार हुए, स्वच्छता आई, पूरे विश्व के अंदर क्या हुआ, मृत्यु दरों के अंदर तीव्रता से घटने लगी, जिससे जो है लोगों के जो है जीवन में एक वृद्धि आई, लोगों की जनसंख्या में जो है बढ़त देखने को मिलती है इन सब कारणों की वजह से। इसी तरीके से जो है क्या आप जानते हैं, ये जो मैंने बता रहा था ना, जनसंख्या की किस तरीके से दोगुनी हुई, तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं इनको जरूर पढ़ते हैं, जिससे पता चल जाएगा अभी इसी के बारे में। देखिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। ये देखिए, 1 मिनट, 1 2 3, ठीक है, चलो। ये है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या जो है 10 गुना से अधिक बढ़ी। ठीक है। और ये बताते हैं कि अकेले 20वीं शताब्दी के अंदर 4 गुना बढ़ गई, और प्रतिवर्ष जो है 8 करोड़ लोग जो है जनसंख्या में जुड़ते जा रहे हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली 8 करोड़ लोगों की बढ़त जो है इसमें देखने को मिल रही है हमें। और ठीक है, और इसके अंदर जो पता चल गई, अब इसका सिलसिला समझ लेते हैं कि कैसे बढ़ रही है। मानव जनसंख्या के प्रारंभिक 1 करोड़ होने के अंदर 10 साल लग गए थे, किंतु 5 से 6 अरब होने में सिर्फ मात्र 12 वर्ष लगे। और तालिका के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे कि जनसंख्या जो है 2 गुना होने की अवधि में तेजी से घट रही है। ठीक है, तेजी से घट रही है। और विभिन्न प्रदेशों के अंदर जनसंख्या जो है 2 गुनी हो रही है, अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विकसित देशों के अंदर, विकासशील देशों की तुलना में जो जनसंख्या है थोड़ा धीमी गति से बढ़ रही है, यानी विकसित देशों में अभी जो है 2 गुना होने की जो है बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और वहीं जो है कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिल रहा है, अधिकतर वृद्धि विकासशील देशों में विश्व में हो रही है, परंतु जनसंख्या विस्फोट भी हो रहा है कहीं कहीं अगर देखा तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं जो है विकसित देशों में देखा जाए, विकासशील देशों की तुलना में, तो वहाँ जनसंख्या थोड़ी कम गति से बढ़ रही है और माइनस में भी जा रही है। जैसे जापान जैसे अगर देशों को देखा जाए तो वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ पे जो है बूढ़े लोगों की संख्या जो है जनसंख्या के अंदर बहुत बड़ी है, जो कि हम अगले चैप्टर में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बताया गया है कि जनसंख्या परिवर्तन में स्थानीय प्रारूप क्या होते हैं, मतलब स्थानिक प्रारूप। जब एक निम्न वार्षिक दर जो है अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू हो जाती है तो इसमें जनसंख्या का विशाल परिवर्तन हो जाता है। और अगर जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा तो यही वृद्धि दर निरंतर घटती चली जाएगी और कुल जनसंख्या में प्रतिवर्ष बढ़ती रहेगी। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हुई हो सकती है। तो ये सारे जो है इसके अंदर फैक्टर जो है काम करते हैं। ठीक, इसी तरीके से एक होता है कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले, जैसे जनसंख्या परिवर्तन को क्या प्रभावित कर, जैसे अगर देखा जाए हम कि विकासशील देशों के अंदर अर्थव्यवस्था में जो है जनसंख्या की अल्प वृद्धि देखने को मिलती है, फिर भी कुछ निश्चित स्तर पर के बाद जनसंख्या जो है वृद्धि में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उसमें कुछ समय बाद देखा अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो काम आएगी, परंतु उनके अंदर जो है संसाधनों की और निम्न दशाएं रहेंगी, उनको जो है संसाधन प्रोवाइड नहीं होंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है संसाधनों का हिरास जो है सबसे सर्वाधिक होगा, एक गंभीर समस्या रहेगी। और जनसंख्या का हिरास जो है वो भी चिंता का एक विषय बनाएगा। और संसाधनों में पहले जो जनसंख्या का पोषण मिलता था वह जो है जनसंख्या को पोषित करने के लिए ही सारा खर्च हो जाएगा। अब एड्स जैसी बीमारियां जो हैं ये मिल जाएंगी। और एशिया और जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों और अफ्रीका जैसे देशों के अंदर जो है बहुत बड़ी समस्या है, जिस वजह से जो है मृत्यु दर भी काफ़ी अधिक बढ़ गई है। इसी वजह से जो है जीवन प्रत्याशा जो है वो बहुत घट गई। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन जीने की क्षमता। जैसे पहले लोग 60 70 80 सुना होगा ना, पहले मेरे दादा 100 साल जिए, 102 साल जिए, तो वही चीज़ है। अब जीवन प्रत्याशा जो है वो थोड़ी घट चुकी है। बेशक मैं मानता हूँ कि अभी हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आया है, परंतु अगर देखा जाए तो आपने बहुत ही कम सुना होगा कि लोग बाग इतना जी पाते हैं। तो वही चीज़ें हैं, जीवन प्रत्याशा घट जाती है। इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बात की कि भारत की जनसंख्या जो है वृद्धि दर वो 1.64 है, ठीक है, प्रतिशत में है। और कुछ विकसित राष्ट्रों में अपनी जनसंख्या दोगुनी करने के लिए 318 साल लग जाएंगे उन्हें भी, जबकि कुछ देशों की जो जनसंख्या है लक्षण ही नहीं दिखाई दे रही कि उनकी जो है जनसंख्या डबल होगी।
ठीक है। अब जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? इसके अंदर जो है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे समाज ग्रामीण खेतीहर यानी गांव में रहने वाला खेतीहर खेती करने वाला अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके, अशिक्षित मतलब यानी कि इलिटरेट रहेगा, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा समाज, उस अवस्था से निकल के वो क्या करे, नगरीय हो जाए, औद्योगिक हो जाए और साक्षर बन जाए। तो क्या होगा, नगरीय हो गया, साक्षर हो गया और औद्योगिक हो गया। तो प्रदेश के अंदर जनसंख्या में क्या होगा, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जो होगी ना, वो अचानक से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। अब क्या होगा, लोग वक्त समझदार हो गए, पढ़े लिख लिए, तो क्या हो, कम बच्चे पैदा करेंगे और साथ में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिलेंगी, तो उन्हें क्या होगा, मृत्यु भी जो है लोगों की बहुत कम होगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन की अवस्था होती है जिन्हें सामूहिक रूप से क्या हो, सामूहिक रूप से जो है जननांगीय चक्र के रूप में जाना जाता है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है ग्रुप ऑफ पेयर में होंगी, तो क्या होंगी, ये एक फैक्टर बन जाएगा जननांगीय चक्र। अब जिस तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है जननांगीय संक्रमण का, तो इससे अब समझते हैं कि समाज ग्रामीण था, खेतीहर था, उससे वह निकलकर शिक्षित हुआ, नगरीय हुआ और औद्योगिक हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, ये जननांगीय संक्रमण का एक हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और ये जो है एक तरीके का डायग्राम दे रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप के समझने के लिए ही है। जैसे मैं आपको इसको बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, कि आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से मृत्यु दर और इसको दर्शा रहा है यहाँ से। और जैसे अगर पहली अवस्था की बात करें, दूसरी अवस्था की बात करें और तीसरी अवस्था की बात करें, तो पहली अवस्था में जो है ये जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों समान है, उच्च है, उच्च बनी हुई है। ये बांग्लादेश जैसे देशों की बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए। अब क्या होगा, दूसरी अवस्था के अंदर जो है थोड़ी सी जो है मृत्यु दर के अंदर कमी आती है, परंतु जो है जन्म दर ऊंची बनी रहती है पर धीमी गति से घटती है। तो अगर हमारे में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई, मृत्यु दर में कमी आ गई, तो ये देखो किस तरीके से जो है ये डाउनफॉल मार गया। तो मतलब क्या हुआ, मृत्यु दर घटी है और जन्म दर जो है धीमी गति से घट रही है, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रही है इसी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, तीसरी अवस्था के अंदर जो है इसमें जन्म दर और समाज वो हो गया, शिक्षित हो गया, तो मृत्यु दर और दोनों समान हो गए, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं मिल गई, शिक्षा के बेहतर वो मिल गए, तो लोग जागरूक हो गए कि ज़्यादा बच्चे हमें नहीं करने चाहिए उन सब चीज़ों को लेकर के। तो इसके ऊपर आप डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। ये प्रथम अवस्था के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर जो है प्रथम अवस्था में मैंने बताया ना आपको, उच्च प्रजननशीलता होती है, उच्च मर्त्यता का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है, इसमें अधिक होती है। इस वजह से लोगों को जो है बीमारियों, इसमें लोगों के पास जो है बीमारियां अधिक होती है, भोजन अनिश्चित होता है और इसके अंदर जो है जनसंख्या वृद्धि जो है बड़ी धीमी गति से होती है। और साथ में जो है इसके अंदर जो है जीवन प्रत्याशा भी अत्यधिक निम्न होती है। अधिकांश लोग जो है अशिक्षित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रौद्योगिकी स्तर भी बहुत निम्न होता है। और प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होगा, अशिक्षित होगा समाज, जाहिर सी बात है, और जीवन भी, प्रजननशीलता भी अधिक रहेगी और मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा अधिक रहेगी। तो इसी अवस्था में जो आज से 200 साल पहले सारे देश हुआ करते थे। अब आती है द्वितीय अवस्था के बाद। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि लोग बाग जो हैं इसके अंदर आरंभ के अंदर जो है प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु समय के साथ जो है घटती जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जीए ऐसे डाउनफॉल मारता है और इसमें एकदम से मृत्यु दर स्वास्थ्य सेवा की वजह से इस तरीके से डाउनफॉल मारता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो है उन दशाओं में सुधार हो जाता है और इस वजह से जो है मृत्यु दर जो है उनमें कमी आ जाती है। यही अंतर है कि इन्हीं कारणों से जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है, ठीक है। और तीसरी यानी अंतिम अवस्था के बारे में अगर बात करी जाए, तो इसमें प्रजननशीलता और मृत्यु दर, मृत्यता यानी प्रजननशीलता के साथ में जो मृत्यु हो रही है वो भी जो है घट जाती है और जनसंख्या तो स्थिर हो जाती है या फिर मंद गति से बढ़ती है। और जनसंख्या इसके अंदर नगरीय हो जाती है, शिक्षित हो जाती है तथा उनके पास तकनीकी ज्ञान हो जाता है। जनसंख्या जो है विचार पूर्वक परिवार का आकार को नियंत्रित करके रखती है। ये सब चीज़ें इसके अंदर जो है कार्य करती हैं। और अगर देखा जाए कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, इसी के साथ में जो है एक अलग टॉपिक है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के लिए क्या हुआ, तो कुछ जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के लिए जो है विभिन्न प्रावधान है। जिस तरीके से अगर देखा जाए, इसके हमें बच्चों के जन्मों को रोकना चाहिए, परिवार नियोजन के ऊपर कार्य करना चाहिए, बच्चों के बीच में अंतर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार नियोजन जो है
वो करेंगे। परिवार नियोजन के लिए हमें क्या करें, गर्भ प्रचार करना चाहिए गर्भ निरोधक जैसी चीज़ों का, और बड़े बड़े परिवारों के बीच में जो है कर निरुत्साह जैसी स्कीम्स को हमें लागू करना चाहिए, जिससे वह ज़्यादा बच्चों को पैदा ना करें और समाज के अंदर जो है ये जनसंख्या की परेशानी से निजात मिल सके। इसी तरीके से जो हमारे एक मतलब मेन कह सकते हैं थिंकर, ये थॉमस मोल्थस जो हैं, ये बताते हैं कि किस प्रकार से अपने सिद्धांत के अंदर कि कहा है इन्होंने कि लोगों की संख्या जो है खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, और जनसंख्या में वृद्धि का जो परिणाम है वो अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा अचानक से गिरावट के रूप में सामने आएगी। सो इनका कहना ये था। सो मैं अभी आई होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप क्या बोलते हैं, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आप हमारा जो कंटेंट है अभी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिसके भी ये यूज़ में हो। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे जहाँ शेयर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए इस कंटेंट को, क्योंकि वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरा जो ये पार्ट 2 था ज्योग्राफी का। सो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। बस इतना ही कहना है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये पार्ट 2 था। धन्यवाद।